नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आपको लगभग 8 से 10 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। तो आप लोगों को जो करंट अफेयर की क्लास है, आप लोगों को जो सुबह में मिलती है क्लास डेली, तो आप लोगों को कल से जो है आपको टाइम पे मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने प्रश्नों पे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, किस राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मतलब जो टॉप पे आपका कौन सा राज्य रहा है। तो आपका ऑप्शन है आप महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं तो आपका जो इंदौर शहर हो जाता है। मतलब कौन सा शहर हो जाता है, इंदौर शहर आपका कहाँ पे पड़ता है। तो आप लोगों को पता है कहाँ पे पड़ता है। तो आपको बता दें महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में। तो जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं टॉप पे कौन सा मतलब शहर आपका सुंदर रहा है मतलब स्वच्छ रहा है। तो आपको याद रखना है आपका जो एमपी है मतलब मध्य प्रदेश, उसमें आपका कौन सा शहर आ जाता है। तो आपको याद रखना है इंदौर शहर। इंदौर शहर की बात करते हैं तो आपको बता दें लगातार मतलब जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जो आपका लगातार 8वीं बार कौन सा। तो आपको याद रखना है लगातार 8वीं बार मतलब भारत का सबसे स्वच्छ शहर मतलब माना गया है। तो कौन सा शहर आपका मतलब किया गया है अपडेट। तो आपको याद रखना है इंदौर शहर। इंदौर शहर आपका किस राज्य में पड़ता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। और आपको बता दें कि दूसरे नंबर पे आपका कौन सा राज्य हो जाता है। तो पहले नंबर पे आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे आपका जो गुजरात पड़ता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर आपका हो जाता है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछता है टॉप 3 आपका भारत का स्वच्छ आपका राज्य कौन सा हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र। और जो आपका मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है। तो आपको याद रखना है इंदौर। कौन सा शहर हो जाता है। तो आपको याद रखना है इंदौर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो कि आपको बता दें भारत का जो है आपका सबसे स्वच्छ शहर माना गया है कौन सा, इंदौर शहर। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। हाल ही में किस शहर को COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 की मेजबानी चुना गया था। किसको चुना गया है, किस देश को चुना गया है। ऑप्शन है आपका पेरिस को, कि टोक्यो को, कि बेलेम को, कि ऑप्शन डी आपका केप टाउन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जलवायु सम्मेलन 2025 का मेजबान आपका शहर कौन सा चुना गया है। तो आपको याद रखना है जो आपका COP30 है। कौन सा COP30 की बात करते हैं, इसमें मेजबान शहर आपको बता दे कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दे जो आपका ब्राज़ील देश है। कौन सा शहर, जो आपका ब्राज़ील देश है। सॉरी इसमें थोड़ा एरर हो रहा है। तो आपको हम बता दें जो आपका ब्राज़ील शहर हो जाता है, ब्राज़ील में आपका कौन सा शहर हो जाता है। तो आपका बेलेम शहर। बेलेम शहर किसको चुना गया है। तो जो जलवायु सम्मेलन 2025 का है मेजबान शहर किसको चुना गया है। तो आपको याद रखना है बेलेम। बेलेम आपका कहाँ पे पड़ता है। तो आपको याद रखना है ब्राज़ील का एक शहर हो गया है। और आपको बता दें इस सम्मेलन की बात करते हैं, जलवायु सम्मेलन की बात करते हैं, तो आपको बता दें इसका जो सम्मेलन होने वाला है 10 तारीख से लेकर कितने तारीख तक। तो आपको याद रखना है 10 तारीख से लेकर आपका 21 नवंबर 2025 तक, इस वर्ष तक। तो आपको याद रखना है इसी वर्ष मतलब 10 नवंबर से लेकर 21 वर्ष के बीच इसका आयोजन होने वाला है। जो कि किस शहर में। तो आपको याद रखना है बेलेम शहर। जो कि इसका उद्देश्य क्या था मेजबान करने का। तो आपको बता दें कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके हेतु मतलब वैश्विक जो प्रयास है उसको बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन को मतलब चालू किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका क्या है, हाल ही में लागू हुई आपका राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका राष्ट्रीय खेल नीति है आपका मुख्य लक्ष्य क्या है।
ऑप्शन है आपका फिट इंडिया, ऑप्शन बी आपका ओलंपिक मेडल दोगुना करना, ऑप्शन सी है आपका भारत को शीर्ष 5 में आपका जो है आपका खेल राष्ट्रों में शामिल करना, ऑप्शन डी आपका ग्रामीण जो है खेलों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है राष्ट्रीय खेल नीति जो है आपका, इसमें 2025 की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुआ है आपको बता दें 1 जुलाई किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2025 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया है। किसको, तो आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 2025। आपसे पूछा है कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको हम बता दें कि इसका जो उद्देश्य हो जाएगा जो आपका भारत को मतलब 5 आपका जो खेलों का राष्ट्र में आपका शामिल किया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो भारत का वैश्विक खेल है आपका महाशक्ति बनाना है, और जो ओलंपिक 2036 में आपका होने वाला है खेल, उसमें जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मतलब इसमें जो है मतलब राष्ट्रीय खेल नीति में और जो देश के राष्ट्रीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब राष्ट्रीय खेल नीति का मुख्य लक्ष्य था यही। तो आपका मतलब स्टार्ट कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भारत को टॉप 5 में जो खेल राष्ट्रों में शामिल करना इसका मेन लक्ष्य था। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना क्योंकि जो क्वेश्चन लाए हैं हम आपको एकदम नए क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, मतलब आप लोग इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2025 की कौन सी उभरती प्रौद्योगिकी शीर्ष 3 में मतलब टॉप 3 में आपका शामिल किया है। ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चरल बैटरी कंपोजिट, ऑप्शन भी आपका सिंथेटिक फ्यूल, ऑप्शन सी है आपका जीन एडिटिंग, ऑप्शन डी है आपका मशीन लर्निंग 4.0। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको बता दें जो आपका विश्व आर्थिक मंच हो जाता है, आपको बता दें 2025 में जो है इसका जो टॉप 5 मतलब टॉप 3 है आपका, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो आपको बता दें टॉप 3 में जो है उभरती प्रौद्योगिकी के लिए आपको बता दें इसमें जो है आपका AI मतलब कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जोड़ा गया है, और आपका जो हरित आपका प्रौद्योगिकी है मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी, और आपका लास्ट में जो है तीसरा कौन सा हो जाता है, तो क्वांटम आपका कंप्यूटरिंग को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल बैटरी कंपोजिट, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी में कौन से टॉप 3 शामिल हुए हैं। तो पहला आपका AI हो जाता है, और दूसरा आपको हम क्या बताए हैं कि आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब हरित प्रौद्योगिकी, और तीसरा आपका क्वांटम कंप्यूटरिंग को शामिल किया गया है। आपको बता दें जो आपका स्ट्रक्चरल बैटरी है आपका कंपोजिट की बात करते हैं तो एक ऐसी आपका सामग्री हो जाती है जो कि आपको बता दें जो ऊर्जा है उसको स्टोर करती है। कौन सा हो जाता है, तो जो आपका स्ट्रक्चरल बैटरी है कंपोजिट, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि जो पद्म पुरस्कार है आपका 2025 में किस श्रेणी को पुरस्कृत व्यक्तियों को सबसे अधिक संख्या रही है। ऑप्शन है आपका सामाजिक कार्य के लिए, खेल के लिए, कला के लिए, विज्ञान के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका पद्म पुरस्कार है 2025 में कितने लोगों को दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि 139 लोगों को, कितने लोगों को 2025 में इस पुरस्कार को मतलब दिया गया है। तो जो आपका पद्म पुरस्कार हो जाता है 2025 में 139 लोगों को दिया है,
और आपको हम बता दें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार को, तो आपको बता दें कला के क्षेत्र में दिया जाता है, सार्वजनिक कार्य के लिए दिया जाता है, सेवा के लिए दिया जाता है, विज्ञान के लिए दिया जाता है, खेल के लिए दिया जाता है और आदि क्षेत्रों में भी इस पुरस्कार को मतलब दिया जाता है। और आपको बता दें 2025 में जो है आपका पद्म पुरस्कार की बात करते हैं, इसका समारोह आपका कहाँ पे हुआ था, किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन, कहाँ पे है आपका राष्ट्रपति भवन, तो आपको पता भी होगा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। तो वहीं जगह जो है राष्ट्रपति भवन में मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मतलब जो पद्म पुरस्कार है उनको मतलब विजेताओं को क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रपति कौन हो जाती हैं, तो आपको नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मतलब विजेताओं को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार को, तो आप लोग देख सकते हैं पद्म पुरस्कार, जो कि 139 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो किस क्षेत्र में दिया गया, तो आपको बता दें कि कला के क्षेत्र में सबसे अधिक इस पुरस्कार को प्रदर्शित मतलब सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, किस प्रमुख वैश्विक संस्था के भारत प्रमुख की नियुक्ति हाल ही में हुई है। तो चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, किस प्रमुख वैश्विक संस्था के भारत प्रमुख की नियुक्ति हाल में हुई है। ऑप्शन ए आपका संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी आपका विश्व बैंक, ऑप्शन सी आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि जो इसका राइट आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक। तो आपको हम बता देते हैं कि जो आपका जुलाई का महीना था, जुलाई में विश्व बैंक ने मतलब भारत के जो प्रमुख नियुक्ति किया गया था, किसका पदभार संभाला गया है, किसने संभाला है, तो आपको बता देते हैं कि जो पदभार संभाले हैं कौन से हो जाते हैं विश्व बैंक के, तो आपको बता दें कि जो आंगस्टे थे, कौन नाम भी अजीब गरीब है, तो आपको हम बता देते हैं आंगस्टे तानो, कौन सा नाम था, आंगस्टे तानो, और क्या नाम था आगे, कुआमे ने संभाला था किसका, तो जो विश्व बैंक था इसका जो है नियुक्त किया गया है 2025 में जुलाई में। जो कि आपको बता दें कि जो इसका पदभार संभाला गया है कौन हो जाते हैं, तो आपको हम बताए हैं आंगस्टे तानो कुआमे ने इसको मतलब पदभार संभाला गया है। तो आपको बता दें इनकी जो नियुक्ति की गई है 2022 से ही मतलब इनकी नियुक्ति की गई है, मतलब वर्तमान समय भी इसके मतलब इस बैंक के मतलब क्या रहे हैं, तो आपको याद रखना है इस बैंक के मतलब नियुक्ति किया गया है हाल में किस बैंक का, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक। आपको हम बता देते हैं कि जो आपका विश्व बैंक हो जाता है राइट आंसर। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना क्या हो जाता है, तो आपको हम बता दें 1944 में क्या हो जाता है, इसकी स्थापना 1944 में, और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है आपका कहाँ पे हो जाता है, तो आपको याद रखना है वाशिंगटन, कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 1944 में, जो कि आपको बता दें कि भारत प्रमुख की मतलब हाल ही में मतलब जुलाई 2025 में इस बैंक की नियुक्ति की गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो आपका WHO है इसका हेडक्वार्टर और इसका मतलब मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर कमेंट करना अगर आप लोगों को पता होगा तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रही है, तो जो आपका वृद्धि दर मतलब GDP की क्या रही है चौथी तिमाही में, तो आपको बता दें कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 7.4%। कितना रही है तिमाही, तो आपको याद रखना है जो भारत की GDP वृद्धि दर रही है कितनी रही है, तो आपको याद रखना है 7.4%, मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, मझगांव डाक आपका शिप बिल्डर्स को हाल ही में कितने करोड़ रुपए के रक्षा का आर्डर मिला है। तो आपको बता दें जो आपका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है इसको कितना मतलब मिला है। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना करोड़। तो आपको हम बता दें कि 1,06,000, कितना 1,06,000 करोड़ मतलब मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को मतलब इतने रुपए मतलब रक्षा को आर्डर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो होने वाला है, WMO को ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट 2025 से 29 के अनुसार आपको बता दें कि 2025 और 29 के बीच आपका विश्व तापमान औद्योगिकी पूर्व स्तर से आपका औसत कितना अधिक रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका 0.9 आपका डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी जो है आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि जो इसका राइट आंसर होने वाला है कितना डिग्री रहा है। तो आपको याद रखना है 1.2 से लेकर आपका हो जाएगा 1.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको हम बता दें कि जो आपका मतलब WMO है मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WMO की बात करते हैं, विश्व मौसम संगठन की बात करते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको अगर नहीं पता है तो आपको बता दें इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे हो जाता है, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में। तो आपको याद रखना है जो आपका WMO है इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो है आपका विश्व मौसम संगठन हो जाता है, WMO की बात करते हैं। तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है 193 सदस्य देशों की संख्या हो जाती है। क्योंकि जो आपका कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपसे जो संगठन होते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछता है कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है जो आपका WMO है आपका विश्व मौसम संगठन की बात करते हैं। तो जो आपका सदस्य देश की संख्या कितनी हो जाती है 193। और जो कि राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 1.9 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। और आपको बता दें जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका SSC हो गया, आपका UPP हो गया, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आप लोग हमारे इस क्लास से जुड़ जाइए, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। ऑप्शन है आपका 15 जुलाई 2025, ऑप्शन बी आपका 20 जुलाई 2025, ऑप्शन सी है आपका 31 जुलाई 2025, ऑप्शन डी है आपका 5 अगस्त 2025। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं, इसके आवेदन की अंतिम तिथि मतलब आपका जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट की बात पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो आपका लास्ट डेट कब है तो आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि आपका लास्ट डेट क्या हो जाएगा 31 जुलाई आपका 2025। आज का तारीख है आपका 20 तारीख, तो लगभग आपका 10-11 दिन आपका बचा है। तो जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होना चाहते हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस पुरस्कार को आवेदन करने के लिए कितने वर्ष के बच्चों को मतलब आवेदन किया जाएगा इस पुरस्कार से। तो आपको बता दें जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इस पुरस्कार में आपको बता दें 5 वर्ष से लेकर आपका 18 वर्ष, कितना 5 वर्ष से लेकर आपका 18 वर्ष के बीच मतलब 7 कैटेगरी में इस पुरस्कार को दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो चयनित बच्चे होंगे उनको जो सम्मानित किया जाएगा जनवरी 2026 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि लास्ट डेट आपका 31 जुलाई है। और आपको बता दें कि इसका जो मतलब सम्मानित किया जाएगा किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको
आपको बता दें किस वर्ष, तो आपको याद रखना है जनवरी, आपका कौन सा महीना, जनवरी 2026 में। तो जो इसका मतलब पुरस्कार किया जाएगा, मतलब सम्मानित किया जाएगा, किस वर्ष किया जाएगा, 2026 में। तो अभी आपका कौन सा ईयर लगा है, तो आपको पता है 2025 में। और आपको बता दें कि अगर आप लोग जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, किस वेबसाइट से आप लोग मतलब क्या बोलते हैं आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको बता दें कि आपका वेबसाइट का नाम क्या हो जाएगा, awards.gov.in, मतलब जो आपका awards.gov.in, यही आपका वेबसाइट है जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि अंतिम तिथि जो रहने वाली है 31 जुलाई। तो आप लोग तारीख को इंतज़ार मत करिए, अगर आप लोग इस पुरस्कार से सम्मानित होना चाहते हैं तो आप लोग इसको मतलब आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में रुपयों में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया है। 1% गिरावट है कि आपका 2%, 1.3%, 2% आपका गिरावट दर्ज किया गया है। तो आपको हम बता दें जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, BOB की बात करते हैं, तो जो आपका BOB है इसकी बात करते हैं, जो कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक कौन सा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है भारत का जो है सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक है, और आपको बता दें भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा आपका बैंक हो जाता है क्षेत्रीय बैंक के मामले में। जो कि आपको बता दें कि जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बड़ोदरा। कहाँ पे हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, बड़ोदरा आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपको नहीं पता है तो आपको बता दें गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है, तो आपका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हो जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बड़ोदरा गुजरात में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है जो कि स्थापना हुआ था 20 जुलाई, किस तारीख को, मतलब आज ही के दिन, मतलब इसका जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आपका स्थापना दिवस बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना दिवस कब हुआ था, 1908 में, किस तारीख को, 20 जुलाई को। तो आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जो आपका सार्वजनिक बैंक हो जाता है, मतलब पहले नंबर पे कौन सा हो जाता है, तो आपको हम बता दें कि जो आपका सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका सबसे बड़ा आपका बैंक हो जाता है किसके अनुसार, तो आपको याद रखना है भारत का सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक सबसे बड़ा आपका SBI हो जाता है। और आपका दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाता है, तीसरे पे तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं बड़ौदा का जो बैंक का मतलब हो जाता है हेडक्वार्टर गुजरात में हो जाता है। इसका जो स्थापना हो जाता है 20 जुलाई 1908 को, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, 10.2% जो है इसका गिरावट दर्ज किया गया है जून 2025 में। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो कितना परसेंट गिरावट दर्ज किया गया है, तो 10.2%। कितना, 10.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस भारतीय वायुसेना अधिकारी ने एक्जियोम 4, मतलब जो आपका एक्जियोम 4 है आपका मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक पूरी किया है। तो किसने पूरी किया है, तो अभिनंदन आपका वर्धमान, ऑप्शन बी है आपका शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन सी आपका अक्षर पांडे, ऑप्शन डी आपका राकेश शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, मतलब अंतरिक्ष यात्रा की सफलतापूर्वक यात्रा किसने किया है, तो आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना है शुभांशु शुक्ला ने। किसने किया है, तो आपको याद रखना है शुभांशु शुक्ला ने क्या किया
किया है जो आपका एक्जियोम 4 मिशन है, इसकी बात करते हैं तो आपको बता दें जो आपका मानव का अंतरिक्ष उड़ान मतलब जारी किया गया था, मिशन चालू किया गया था, तो उसने सफलतापूर्वक इसको मतलब पूरा किया गया है। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस पर किसमें, तो आपको याद रखना है आईएसएस पर लगभग क्या आपको पूरी तरीके से आपको बता देते हैं कि 18 दिन मतलब वहीं पे बिताए हैं। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है आईएसएस। आईएसएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब वही जगह जो है शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन मतलब अंतरिक्ष में रहे हैं। और आपको बता दें पृथ्वी की जो परिक्रमा किए हैं 288 बार पृथ्वी की पूरी परिक्रमा किए हैं। और आपको बता दें कि जो शुभांशु शुक्ला हो जाते हैं, शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो कि आपको बता दें कि जिन्होंने जो आपका आईएसएस है मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने मतलब आपको बता दें आईएसएस पे यात्रा किया है। और आपको बता दें इनके पहले जो है राकेश शर्मा जो है कब मतलब अंतरिक्ष में यात्रा किए थे, तो आपको बता दें 1984 में। किस वर्ष, 1984 में, जो कि राकेश शर्मा के बाद आपको बता दें अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति बन जाते हैं, जो कि नाम क्या हो जाता है, शुभांशु शुक्ला। तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। जुलाई 2025 में अमरनाथ यात्रा के कितने जत्थे, क्या लिखा है, कितने जत्थे को जम्मू आपका बेस कैंप में रवाना किया गया। ऑप्शन ए है आपका 11वां, ऑप्शन बी आपका 14वां, ऑप्शन सी आपका 17वां, ऑप्शन डी आपका 19वां। तो आपको हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा नंबर का था, तो आपको याद रखना है जो आपका अमरनाथ यात्रा शुरू किया गया है 17वां आपका कैंप आपका रवाना किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो कि अगर हम बात करते हैं अमरनाथ की गुफा कहाँ पे है, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। और अमरनाथ की यात्रा इस वर्ष किस तारीख से शुरू हुई है, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक, क्या लिखा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। ऑप्शन है आपका चेतन भगत, ऑप्शन बी आपका शशि थरूर, ऑप्शन सी आपका बिमल जालान, ऑप्शन डी जो है आपका अमिताभ घोष। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाते हैं इस पुस्तक के लेखक, तो आपको याद रखना है बिमल जालान। क्या हो जाता है, जो कि आपको बता दें जो बिमल जालान है आपको बता दें आरबीआई के क्या रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है पूर्व क्या रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर भी थे। जो कि कौन थे, जो कि आपको याद रखना है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं आरबीआई के पूर्व क्या रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जो कि आपका नाम हो जाएगा बिमल जालान। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका 28 जुलाई को कौन सा दिवस विश्व स्तर पर आपका मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका विश्व योग दिवस, ऑप्शन बी है आपका विश्व हेपेटाइटिस आपका दिवस, ऑप्शन सी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ऑप्शन डी जो है आपका विश्व वन्य जीव दिवस। तो आपको हम बता दें कि जो 28 जुलाई को आपका दिवस मनाया जाता है कौन सा मनाया जाता है, तो आपको बता दें विश्व हेपेटाइटिस आपका दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसके अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें विश्व प्रकृति, कौन सा दिवस, विश्व प्रकृति आपका संरक्षण दिवस आपका 28 जुलाई के दिन ही मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 28 जुलाई को आपका विश्व स्तर पर आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 28 जुलाई को मनाया जाता है।
आपको बता दें कि जो आपका विश्व हेपेटाइटिस आपका दिवस हो जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें जो आपका हेपेटाइटिस आपका दिवस रोग हो जाता है, इसके बारे में जागरूकता करना और आपको बता दें इसके इलाज के लिए और इसके रोकथाम के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो दिवस का नाम क्या हो जाएगा? विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि आपको बता दें 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछते हैं विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें योग दिवस के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो कि आपको बता दें 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और आपसे हम पूछते हैं कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है जो आपका मजदूर दिवस हो जाता है 1 मई को मनाया जाता है। और जो आपका विश्व वन्य जीव आपका दिवस हो जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है इस दिवस से। तो आपका प्रश्न क्या पूछा था? 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है? अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलती है। और आपको बता दें कि 7 से 8 दिनों में आपको जो क्लास नहीं मिल पाई थी उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर की क्लास है कल से जो है आपको डेली कंटिन्यू मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग डेली क्लास कर सकते हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।